सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो जनरल एंट्री के बेसिक रूल्स हैं वो क्या होते हैं। तो जनरल एंट्री के जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिकली अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं पहले। बेसिक रूल्स, बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल ये है कि अगर एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसको करते हैं डेबिट, और अगर एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। सेम इसी तरह से अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो हम उसे करेंगे डेबिट, और अगर एक्सपेंस डिक्रीज़ होता है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट, और अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो हम उसको करेंगे डेबिट। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारी इनकम, हमारा रेवेन्यू, हमारा कैपिटल, अगर तो ये इंक्रीज़ होते हैं तो हम उसको करेंगे क्रेडिट, और अगर डिक्रीज़ होते हैं तो हम उसको करेंगे डेबिट। ये बेसिक एंट्री के रूल्स हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली पर्टेन करता है एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? एडजस्टिंग एंट्री बनती है हमेशा ईयर एंड पर। एडजस्टिंग एंट्री क्यों बनाई जाती है, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस ये है कि ये आपको ईयर एंड पे अपडेटेड अकाउंट बैलेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है। लाइक एग्जांपल लेके चलते हैं। जनवरी 1 ईयर के स्टार्ट में आपके पास ओपनिंग स्टॉक था। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन का ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल था 200 रुपये का। ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज़ करी हैं 300 रुपये की, तो आपके पास अवेलेबल फॉर यूज़ बैलेंस कितने का आ गया? 500 का। अब ड्यूरिंग द ईयर आपने जो एक्सपेंस आउट करी हैं चीज़ें, यहाँ अगर हम यहाँ लिखें कि क्लोजिंग बैलेंस आपका है 100 रुपये, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 400 रुपये इस 500 रुपये की पेन अवेलेबल थे, 100 रुपये के ईयर एंड पे आके 31 दिसंबर पे बच गए। तो इन अदर वर्ड मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ₹400 के जो पेन्स हैं वो आपने कंज्यूम कर लिए हैं, यानी कि आपने एक्सपेंस आउट कर दिए हैं। तो जो एडजस्टिंग एंट्री बनेगी वो इस 400 की बनेगी, जो कि होगी सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट, और सप्लाइज जो कि हमारा एसेट है वो हम करेंगे क्रेडिट 400 रुपीज़ से। इससे क्या पता चला कि साल के स्टार्ट में आपके पास ये बैलेंस था, ड्यूरिंग द ईयर आपने ये परचेज़ किया, टोटल बैलेंस ये वाला हो गया, ईयर एंड पे आके इतना बचा, तो ये बैलेंस है जो आपका एक्सपेंस आउट हो गया। तो एडजस्टिंग एंट्री आपको अपडेटेड पोजीशन बताती है कि इस 500 में से ये 400 जा चुके हैं, और आपके पास अब करेंटली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेन्स अवेलेबल है 100 रुपीज़ का। तो एडजस्टिंग एंट्री हमेशा बनेगी ईयर एंड पे आके। इसका पर्पस होगा कि ये हमें अपडेटेड बैलेंस बताएगी। नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि अवेलेबल है बुक के पेज नंबर 139 पर। ठीक है। इसमें कहता है सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसकी हम रिक्वायरमेंट लिखेंगे। पहली रिक्वायरमेंट उसने कही है कि आप बना के दो हमें एडजस्टिंग एंट्री, ईयर एंड है 31 दिसंबर। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा जो ईयर एंड है वो है 31 दिसंबर। ठीक है। और उसने हमसे मांगी क्या है रिक्वायरमेंट नंबर 1 में? एडजस्टिंग एंट्री। और दूसरी रिक्वायरमेंट कहता है कि आप एडजस्टिंग एंट्री बना दें पेड, अगर वो सैलरी कहता है फ्राइडे को। इसको भी हम समझते हैं। पहले हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं।
पहली एंट्री में कहता है ऑन April 1 द नील कंपनी रिसीव 5400 फॉर 3 years सब्सक्रिप्शन टू इट्स पॉलिटिकल न्यूज़पेपर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसने 5400 रिसीव करे हैं आज, यानी कि April 1 पे, ठीक है। और ये 3 years मतलब अपकमिंग 3 years, नेक्स्ट 3 year की इसने सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर ली है। मतलब क्या है, इसका काम है ये कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और उस सर्विस के अगेंस्ट में जो सब्सक्रिप्शन मिलती है, या आप यूँ समझ लो कि इसको एडवांस में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, उस सर्विस के अगेंस्ट में। तो जो पैसे आए मतलब कैश आया, हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ, तो हमने 5400 से अपने एसेट कैश को डेबिट करा। नाउ अब क्रेडिट क्या करें, क्या ये 5400 आज ही हमारी इनकम बन गए हैं? तो नहीं, ये अभी तक हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि ये नेक्स्ट आने वाले 3 years की हमें एडवांस में इनकम मिली है। तो अकाउंटिंग का रूल ये है कि अगर कोई इनकम आपको एडवांस में मिली हो तो आप उसको इवनली रिकॉर्ड करते हैं जैसे जैसे आप उसको अर्न करते हैं। तो ये 3 years की, राइट। तो हमने कहा कैश डेबिट, और हमने अनअर्न्ड वो सब्सक्रिप्शन जो कि अब तक हमने अर्न नहीं करी, मतलब कि वो हमारी इनकम नहीं बनी, तो वो है 5400 की, ठीक है। नाउ ईयर एंड 31 दिसंबर है हमारा। 31 दिसंबर पे आकर हम ये देखेंगे कि इस 5400 में से जो अनअर्न थे हमारे कितने अर्न हो चुके हैं, मतलब कितनी हमारी इनकम बन चुकी है, ठीक है। तो ये एंट्री जो है, एंट्री नंबर 1, ये एंट्री हमने रिकॉर्ड करी है, इसको कहते हैं नॉर्मल एंट्री। और जो अब हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसका नाम है एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। हमने कहा अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन डेबिट, मतलब ये जो 54 है लायबिलिटी है, क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब कि ये इंक्रीज़ हुई। अब इसमें से कुछ पार्ट कम हो जाएगा, कम होकर हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगा। तो अब मुझे लायबिलिटी कम करनी है, तो मैंने इसको कर दिया डेबिट। और अब अमाउंट पर बात करेंगे बाद में। लायबिलिटी कम हो रही है, हमने लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गई है हमारी अर्न्ड सब्सक्रिप्शन, या इन अदर वर्ड्स आप सिंपल इसको इनकम भी लिख सकते हो, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि रेवेन्यू, हमारी इनकम जब इंक्रीज़ होता है, जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गई हेड की बात। अब ये अमाउंट कैसे आएगी इसकी, हमने कहा ये 5400 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 years को, तो 1 साल में 12 महीने और 3 साल के टोटल 36 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है। और हमने 2015 में इसको शुरू कब किया था, April 1 पे, तो हम अप्रैल से दिसंबर तक काउंट करेंगे तो ये बनते हैं 9 months। तो इसका आंसर आएगा 1350 रुपीज़, 1350 रुपीज़, ठीक है। ये हमारी हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में कहता है कि दी मैकडोनल्ड कंपनी पे इट्स सैलरी एवरी फ्राइडे फॉर द 5-day वर्क वीक। मतलब क्या है, अब इसका ड्राफ्ट पहले समझ लो। पूरे वीक में इस कंपनी में 5 days काम होता है, ठीक है। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और जो सैलरी पे होती है वो फ्राइडे वाले दिन पे होती है, ठीक है। देन कहता है सैलरी ऑफ ₹60,000 आर अर्न इक्वली थ्रू आउट द वीक, ठीक है। मतलब अर्न इक्वली, मतलब कि अगर यहाँ पे आपको सैलरी 60,000 मिल रही है
तो ये 60,000 5 दिन के हैं और हर दिन की सैलरी सेम है। तो मैं सबसे पहले इस 60,000 की टोटल सैलरी को 5 से डिवाइड करूँगा, तो मुझे एक दिन की मेरी सैलरी पता चल जाएगी। ठीक है, मतलब मंडे को मेरी जो सैलरी है वो 12,000 रुपये मिल रही है मंडे के दिन की, ट्यूसडे के दिन की भी 12,000, वेडनेसडे के दिन की भी 12,000, थर्सडे के दिन की 12,000 और फ्राइडे के दिन की भी 12,000। ठीक है, फिर उसने कहा कि दिसंबर 31 ऑफ द करंट ईयर इज़ अ वेडनेसडे, मतलब कि वेडनेसडे वाले दिन दिसंबर 31 आ रहा है। राइट, इधर आ रहा है दिसंबर 31। ठीक है, अब ईयर एंड पे आके मुझे यहाँ पे दिसंबर 31 पे एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। अब सबसे पहली चीज़ जो नोट करनी है वो ये करनी है कि क्या ये सैलरी पे हो चुकी है वेडनेसडे को इन 3 दिन की। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सैलरी पे होगी फ्राइडे वाले दिन। तो अब मैं इन 3 डेज़ का क्या करूँ? तो मैंने कहा कि हम इस पे एंट्री बनाएंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कितने रुपए से? 12,000 12,000 12,000 36,000 से। ठीक है जी, डेबिट। एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, अब क्रेडिट क्या करें? क्या ये पे हो चुकी है? जवाब है नहीं, ये पे होगी फ्राइडे वाले दिन। तो हम बुक करेंगे सैलरी पेएबल 36,000 से। सैलरी पेएबल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ का क्या मतलब? अभी ये पे नहीं हुआ तो ये हमारी लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है, अब ईयर एंड के बाद फ्राइडे का जब दिन आया तो हमने एंट्री क्या पास करी? सबसे पहले तो हम ये वाला जो दो दिन की हमारे पास इनकम है 24,000, इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मैंने कहा सैलरी एक्सपेंस 24,000 था। आज फ्राइडे के दिन मुझे कितने रुपए सैलरी के पे करने हैं ये मेंशन्ड है। तो कैश मेरे पास से कम हो जाएगा 60,000 से। क्या मतलब? फ्राइडे वाले दिन मैंने 60,000 का कैश पे करना है सैलरी के अगेंस्ट। इसमें से 24,000 पर्टेन करते हैं ईयर एंड के बाद की डेट से, लाइक थर्सडे एंड फ्राइडे से, और जो ईयर एंड से पहले के 3 डेज़ थे वो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं पेएबल। ठीक है, तो जब लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी तो हमने क्रेडिट किया सैलरी पेएबल। अब जब इस लायबिलिटी की मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब ये 36,000 की सैलरी पे कर रहा हूँ, तो मैं उसको लिखूँगा सैलरी पेएबल डेबिट। ये सैलरी पेएबल जब क्रेडिट में था तो मैंने कहा लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब जब ये सैलरी पेएबल डेबिट में आया तो ये लायबिलिटी डिक्रीज़ शो कर रहा है, और अमाउंट आ जाएगी 36,000। तो इसका टोटल यही 60,000 बनता है हमारी एंट्री बैलेंस से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन में उसने कह दिया कि डेलॉयट कंपनी का जो क्लोजिंग है, मतलब ईयर एंड है, वो है 31 ऑफ दिसंबर। ठीक है, और रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री करें। तो पहले एंट्री की बात करते हैं। अच्छा, ब्लैक से जो मैं लिखूँगा वो हमारी होगी एडजस्टिंग एंट्री, और जो रेड से मैं लिखूँगा वो हमें आपको समझाने के लिए लिखूँगा। ठीक है, पहले उसमें कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द फर्म हैड 800 ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड। इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्म है हमारी डेलॉयट कंपनी, इसके पास जो ओपनिंग बैलेंस था सप्लाईज़ का वो था 800 रुपीज़। ठीक है, फिर कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर 2400 वर्थ वॉज परचेज ऑन अकाउंट। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर की जो हमारे पास परचेजेस हैं वो है 2400 की। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास टोटल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया 32
अवेलेबल फॉर यूज़। अब कहता है आगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म डिटरमाइन दैट ₹550 ऑफ सप्लाईज रिमेन ऑन हैंड। मतलब क्या कि क्लोजिंग बैलेंस जो है, मतलब ऑन हैंड मतलब अभी भी हमारे पास मौजूद है, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ₹550 का हमारे पास स्टिल अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 26,050 रुपीज़ का हमारा ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस आउट हो चुका है। 26,050 रुपीज़ का ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास एक्सपेंस आउट हो चुका है। कैसे? ओपनिंग बैलेंस 800, उसमें हमने ड्यूरिंग द ईयर की परचेजेस को ऐड करा जो कि थी 2400, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई जितने का मटेरियल हमारे पास, सप्लाईज़ हमारे पास अवेलेबल थी इस्तेमाल करने के लिए। इसमें से हमने क्लोजिंग हटाया जो हमारे पास स्टिल अवेलेबल है, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो पूरे साल एक्सपेंस हुआ है, यूज्ड हुआ है, वो हुआ है 26,500 का। तो एडजस्टिंग एंट्री हमें ये बताती है ईयर एंड पे आके कि हमारे पास क्या स्टेटस है इस एसेट का। अब जो ये परचेजेस हैं इसकी एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट 2400, मगर ये एडजस्टिंग एंट्री हमारी नहीं है, ये नॉर्मल एंट्री है जो ड्यूरिंग द ईयर बनती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ये वो एंट्री है। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी इसकी? सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ और सप्लाईज जो हमारा एसेट था वो डिक्रीज़ हो गया। अमाउंट क्या है? 2650, ठीक है। एंट्री नंबर 2 में कहता है हमें, एंट्री नंबर 2 में क्या कह रहा है? एंट्री नंबर 2 में कहता है ऑन अक्टूबर 1 को द करंट ईयर ऑफ द फर्म, ऑन अक्टूबर 1 ऑफ द करंट ईयर द फर्म लैंड द रॉस्को कंपनी 10,000 एट 12% इंटरेस्ट। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर ड्यू इन 1 ईयर। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा है वो हो रहा है 1 ईयर पे, ठीक है। हमारी कंपनी ने इसको समझ लो, हमारी कंपनी का नाम है डिलॉयट। इसने लैंड करे हैं, पैसे उधार दिए हैं रोस्काई कंपनी को। कितने रुपए दिए हैं? 10,000 रुपये दिए हैं। इस पे इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 12% पर एनम। एक बात यहीं सीख लो कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये होता है पूरे साल का, ठीक है। ये मतलब ये इंटरेस्ट रेट है 12 मंथ का, पूरे साल का, ठीक है। अब इसने हमसे क्या कहा, ऊपर ही इसने हमें बता दिया कि जो इस कंपनी का ईयर एंड है वो है 31 दिसंबर, और इसने पैसे दिए हैं, वो दिए हैं अक्टूबर में। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इसने पैसे दिए तो क्या एंट्री बनाई। इसने एंट्री बनाई कैश क्रेडिट, इसके पास से कैश चला गया 10,000 से। हमारी कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसे दिए हैं, ठीक है, और डेबिट करेगा ये अपने पास लोन रिसीवेबल, जो इसने सामने वाली पार्टी से वापस लेने हैं पैसे। ये वो एंट्री है जब इसने पैसे दिए होंगे अक्टूबर 1 पे जब बनाई, ठीक है। अब 31 दिसंबर पे आकर हम क्या एंट्री पास करेंगे? इसने कहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इस पे जो चार्ज होने वाला इंटरेस्ट है ये रीपे होगा 12 महीने के बाद। 12 महीने के बाद, इसमें लिखा हुआ है 1 ईयर के बाद, ठीक है, 1 ईयर के बाद ड्यू होगा। इसका मतलब जो इसकी रीपेमेंट है वो 12 महीने के बाद होगी। लेकिन हमारे से जो एंट्री मांग रहा है वो मांग रहा है 31 दिसंबर की। तो 31 दिसंबर को मैं 3 महीने का, 3 मंथ्स का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड करूँगा। ये पैसे और ये इंटरेस्ट की अमाउंट दोनों की पेमेंट होगी 1 साल के बाद। मतलब हमें हमारी कंपनी डेलॉयट कंपनी को रोस्काई कंपनी पैसे देगी कब वापस? 1 साल के
बाद। तो आज 31 दिसंबर को मैं यहाँ पे 3 मंथ्स की एंट्री बना रहा हूँ। एंट्री क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल क्यों रिकॉर्ड कर? क्योंकि ये पैसे अभी तक मुझे नहीं मिले हैं, मुझे मिलेंगे 1 साल के बाद। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट मतलब कि मेरा रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहा है, मेरा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। और जो मेरी इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है। और जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो होती है क्रेडिट। और अमाउंट क्या होगी? अमाउंट भी देखो कैसे निकलेगी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 3/12। मतलब ये 3/12 का क्या मतलब है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 3 मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3, और ये 12 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रेट है पूरे साल का। तो ये अमाउंट बनती है 300 रुपीज़ की। नाउ नंबर 3 जो एंट्री है, मतलब एंट्री नंबर सी, उसमें मुझसे कहता है कि 3 फुल ईयर अगो, मतलब 3 साल पहले फर्म ने परचेज़ करी थी बिल्डिंग। क्या परचेज़ करी थी? फर्म ने परचेज़ करी थी बिल्डिंग और लैंड। ठीक है। कितने की ली थी? 5 लाख रुपए की टोटल इनकी कॉस्ट है, जिसमें से 5 लाख रुपए में से 2/5 मतलब 5 लाख रुपए का 2/5 पर्टेन करता है हमारी 2/5 ऑफ द कॉस्ट वॉज एलोकेटेड टू द लैंड। इसका मतलब कि जो लैंड की कॉस्ट है वो है 2 लाख रुपए। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं इस 5 में से इस 2 लाख को माइनस करूँ तो मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई 3 लाख रुपए। ठीक है। इसने क्या कहा, आगे लिखा हुआ भी कि 3/5 जो है वो पर्टेन करता है इस 5 लाख का बिल्डिंग से, और 2/5 जो है वो पर्टेन करता है लैंड से। ठीक है। ये दोनों की कॉस्ट आ गई। दी बिल्डिंग हैज़ अ लाइफ ऑफ 20 ईयर विथ नो सैल्वेज वैल्यू। अब इस एंट्री को रीड करके जो चीज़ समझ में आई वो ये है कि ये काम हुआ था 3 साल पहले। ठीक है। तो जब ख़रीदी थी, जब इसको रिकॉर्ड कर ली थी। अब हम एंट्री रीड करके सोचें कि हमें क्या करना है। तो इसने लास्ट लाइन में जो हमें डाटा दिया कि भाई दी बिल्डिंग हैज़ अ लाइफ ऑफ 20 ईयर्स एंड विथ नो सैल्वेज वैल्यू। इसका मतलब ये कि हमसे चाह रहा है कि हम आज ईयर एंड पे इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। ईयर एंड पे आकर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। ये बात कैसे पता चली? इसने एंड में हमें यूज़फुल लाइफ प्रोवाइड करी है 20 ईयर्स की, और मेंशन किया है नो सैल्वेज वैल्यू। और ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब एक बात जो है वो अंडरस्टूड है, जो कि लॉ है कि लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो बुक होगा 31 दिसंबर को आके, वो किसका बुक होगा? सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का। हम एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब अमाउंट कैसे आएगी? 3 लाख माइनस ज़ीरो। ये ज़ीरो कहाँ से आया? नो सैल्वेज वैल्यू, मतलब उसकी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, इसकी सैल्वेज वैल्यू ज़ीरो। और यूज़फुल लाइफ क्या है? 20 ईयर्स। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, ये उसका फॉर्मूला है। डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड है, और इससे जो हमें आंसर आ रहा है वो 15,000। इसका मतलब कि इस साल की जो एडजस्टिंग एंट्री बनेगी पार्ट सी की, वो बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट, क्रेडिट 15,000 रुपीज़ से। एंट्री नंबर डी में कहता है कि ऑन 1 जुलाई ऑफ द करेंट ईयर द फर्म बोरोड, मतलब अब हमारी कंपनी ने पैसे लिए हैं, कहीं से भी पैसे हमारी कंपनी ने लिए हैं। ठीक है। कितने लिए हैं? पैसे लिए हैं 8,000। ठीक है। और इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। एज ऑफ 31 दिसंबर of the same year, the interest expense account showed a debit balance of rupees 400.
अब देखो, सबसे पहले आप डेट्स देखो कि इसने ये जो लोन लिया है, ये लिया है जुलाई 1 पे आके, और 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री बुक करनी होगी ईयर एंड पे आके, क्योंकि ये हमने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है। अब जब लोन लिया जुलाई में, हमने इसकी जुलाई में रिकॉर्डिंग कर ली, जैसे कि हमने कहा कि कैश डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है हमने आगे। एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी ईयर एंड पे आके? एडजस्टिंग एंट्री बननी चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें पे करना है, हमने लोन लिया है, ठीक है। अब कहता क्या है? ये कहता है कि इंटरेस्ट निकलेगा कैसे। हमने कहा 8000 की अमाउंट है, 10% का रेट है, और जुलाई टू दिसंबर 6/12, तो अमाउंट आएगी 400 रुपीज़। एंट्री बननी चाहिए थी इससे, ठीक है। मगर इसने एंड में क्या कहा कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट है वो ऑलरेडी 400 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो क्या हमें इस पार्ट डी की कोई एंट्री बनाने की नीड है? नो। इसका आंसर है नो एंट्री। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ₹400 का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। वो कह रहा है लास्ट लाइन में कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट है वो ऑलरेडी 400 का बैलेंस शो कर रहा है, विच मीन्स कि ये एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है, हमें बनाने की नीड नहीं है। नाउ पार्ट जो इसका ई है, पार्ट ई में कहता है ऑन मार्च 1, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ इसे रेड पेन से। मार्च 1, ये पार्ट नहीं है सॉल्यूशन का, रेड पेन वाला। मार्च 1 में कहता है कि मार्च 1 ऑफ द करंट ईयर द फर्म रेंटेड आउट अनदर फर्म सम एक्सेस स्पेस। हमारी कंपनी ने एक कोई जगह थी, वो दूसरी कंपनी को रेंट पे दे दी। हमारी कंपनी ने दूसरी कंपनी को रेंट पे दी है, इसका मतलब दूसरी कंपनी हमारी कंपनी को क्या पे करेगी? रेंट पे करेगी, ठीक है। मतलब हमारे पास रेंट आएगा और हमने दूसरी कंपनी को अपनी जो स्पेस है, लैंड है, ज़मीन है, घर है, कुछ भी है, वो दिया है, ठीक है। कहता है कि वन ऑफ इच बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग उसने उसका स्पेस दे दिया। दी डिलॉयट कंपनी रिसीव अ ईयर रेंट 15,000 एट दैट टाइम। हमारी कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है डिलॉयट कंपनी। उसको उस टाइम, जिस टाइम उसने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, उसको एडवांस में पैसे मिले 15,000 रुपये, तो उसने उस टाइम रिकॉर्ड करा होगा कैश डेबिट और अर्न रेंटल इनकम। कितने से? 15,000 से। क्या मतलब इस एंट्री का? पैसे आए तो कैश हमारा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन ये पैसे अभी हमारी इनकम नहीं है, अर्नड रेंटल इनकम है। मतलब क्या? ये लायबिलिटी है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो हमने क्रेडिट कर दिया कि ये अभी हमारी इनकम नहीं है, ठीक है। तो अब जो इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी? एडजस्टिंग एंट्री बनेगी जब ईयर एंड पे आकर मतलब 31 दिसंबर पर आकर उसने इसकी जो इनकम रिकॉर्ड करनी है, रेंटल इनकम जो रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए भी जो अनअर्न्ड लायबिलिटी थी इसको कम करेंगे। अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट, अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट, और रेंटल इनकम, ये कौन सी वाली रेंटल इनकम है? अर्न, जो आपने कमा ली है। कब से कब तक की? 9 मंथ्स की, बल्कि 9 मंथ्स भी नहीं, 10 मंथ्स की, मार्च टू दिसंबर। तो ये बनेगी हमारे पास 12,500 की। 12,500 कैसे आया? 12,500 ऐसे आया कि 15,000 को हमने डिवाइड किया 12 से, क्योंकि पूरे साल की इनकम दी है उसने, तो एडवांस में लिखा हुआ है
कि 1 साल का जो रेंट है आ ईयर रेंट इन एडवांस, ठीक है। आ ईयर रेंट 15,000 रुपये एट दैट टाइम उसको मिल गया, पूरे साल का रेंट जिस टाइम उसने प्रॉपर्टी दी। तो 15,000 को डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर आएगा 12,500। 15,000 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 क्यों लिया, क्योंकि ये जो रेंट है 15,000 ये पूरे साल का है, पूरे साल का है। और कितने महीने इस साल के गुजर चुके हैं, मार्च टू दिसंबर 10 महीने। तो हम 10 महीने की इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 महीने की इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली 2 क्वेश्चन एक ही उसमें है, एक साथ हैं। तो एक कंपनी का नाम है कूपर कंपनी और दूसरी कंपनी का नाम है लाइब्रेंड कंपनी, ठीक है। लाइब्रेंड कंपनी, कूपर कंपनी ने 1 लाख रुपये लोन दिया है लाइब्रेंड कंपनी को। 1 लाख रुपये का लोन दिया है लाइब्रेंड कंपनी को। इसका मतलब ये बन गया लोन देने वाला और ये बन गया लोन लेने वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें दोनों की, पहले हम देने वाले की एस्पेक्ट से एंट्री बनाएंगे कि उसने लोन दिया है, और फिर जो उसने लोन लिया है उसके एस्पेक्ट से बनाएंगे, ठीक। तो पहली एंट्री बनेगी अक्टूबर 1 की, ठीक है। सवाल रीड कर लेते हैं। ऑन अक्टूबर 1, 1987 दी कूपर कंपनी लैंड 1 लाख टू लाइब्रेंड कंपनी एट इंटरेस्ट रेट 14% का इंटरेस्ट रेट है। वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेड ऑन सितंबर 30, 1988। इस वक्त हम बात करें 1987 की, जब पैसे दिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के सितंबर में ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें पे करेगा। मतलब 1 लाख भी और उस पर 14,000 का जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट है वो भी एक साथ पे करेगा, ठीक है। अब कहता है फर्म, इसने आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट कहता है बोथ दी फर्म हैव ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। 31 दिसंबर इनका ईयर एंड है। अब आपने क्या करना है, आपने एंट्री बनानी है पहले तो अक्टूबर 1 की, ठीक है। फिर आपने एंट्री बनानी है 31 दिसंबर की, और फिर आपने एंट्री बनानी है नेक्स्ट ईयर के सितंबर की 1988 के। इसका मतलब ये जो एंट्री बनेगी अक्टूबर में, ये बनेगी एक्चुअल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ईयर एंड पे जो एंट्री बनती है वो हमेशा होती है एडजस्टिंग एंट्री, और जो फाइनल पेमेंट की एंट्री बन रही है वो एंट्री का नाम होता है सेटलमेंट की एंट्री, ठीक है, सेटलमेंट। अब जब हमने, मतलब कूपर कंपनी ने पैसे दिए तो उसने अपने कैश को कम करा 1 लाख रुपए से, और अपने पास रिकॉर्ड क्या करा, लोन रिसीवेबल, किससे, लाइब्रेंड कंपनी से 1 लाख रुपये, कि मुझे लाइब्रेंड कंपनी से 1 लाख रुपये लेने हैं, मेरा रिसीवेबल इंक्रीज़ हो गया और मेरा कैश जो है वो डिक्रीज़ हो गया। अब 31 दिसंबर पे आके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का जो इंटरेस्ट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, 3 महीने का जो हम यहाँ पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे वो क्या होगा, तो हमने कहा 1 लाख पर 14% इंटरेस्ट है, और ये 3/12, कैसे, पूरे साल में 12 महीने और हमें कितने महीने का चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स का। तो इसका आंसर आएगा, इसकी जो एंट्री बनेगी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल है, जैसे लोन रिसीवेबल है, तो इंटरेस्ट हमें सामने वाली पार्टी से रिसीव करना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 3,500 से। देन सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री है ये वाली। इसमें आके कहता है कि ये एंट्री है सेटलमेंट की। अब देखो, 1 साल का इंटरेस्ट हमें चाहिए था, 12 महीने से 3 महीने का, 12 महीने में से 3 महीने का इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया। तो कितने मंथ्स बच गए, 9 मंथ्स। ये 9 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड होगा आके। कैसे रिकॉर्ड होगा, पहले ये देखो, 38 सितंबर को, ये एंट्री में 2 पार्ट में बना रहा हूँ कि समझ आए। 38 सितंबर को सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। कैसे, हमने कहा इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, अमाउंट है हमारे पास 14,000 माइनस 3,500,
10,500। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली इस 1,00,000 पे 14% एक साल का लगाएं तो जवाब आएगा 14,000। इस 14,000 के दो पार्ट हैं, एक है 3 मंथ का जो कि हमने यहाँ रिकॉर्ड करा 3,500, दूसरा है 9 मंथ्स का जो कि बनता है 10,500। अब हमारे पास दो रिसीवेबल क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, एक 3,500 से है, एक 10,500 से। अब जब पैसे मिल रहे हैं तो उसने क्या कहा था कि हमें प्रिंसिपल मतलब ये 1,00,000 रुपये भी मिलेंगे और इस पे जो 14% इंटरेस्ट है वो भी मिलेंगे, मतलब 1,00,000 प्लस 14,000। तो हमारे पास जो सेटलमेंट डेट पे कैश आया वो आया 1,14,000 रुपये का। अब इस 1,14,000 के 3 पार्ट्स हैं। पहला ये वाला रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल कम क्यों होगा, क्योंकि अब हमें पैसे मिल चुके हैं तो हम अपना रिसीवेबल को क्रेडिट करके ख़त्म कर रहे हैं 1,00,000 रुपये से। देखो ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हो गया यहाँ पे आके, मतलब ये डेबिट से ये क्रेडिट कैंसिल हो गया, हमें पैसे मिल चुके हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो ये रिकॉर्ड हुआ है इंटरेस्ट रिसीवेबल 3,500 से, इंटरेस्ट रिसीवेबल 3,500। थर्ड जो है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल ये वाला है, इंटरेस्ट रिसीवेबल 10,500। इन शॉर्ट डायरेक्टली हम ये एंट्री भी बना सकते हैं, ये एंट्री सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। ये किसके पर्सपेक्टिव से हमने बनाई है, लोन देने वाले के पर्सपेक्टिव से। अब जिसने लोन लिया तो ये जो लोन ले रहा है उसके लिए ये लोन पेएबल होगा, उसको वापस करना है, पेमेंट करनी है। और जो यहाँ पे हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम बना क्योंकि हमने लोन दिया था। बैंक अगर आपको लोन देता है तो वो बैंक के लिए रिसीवेबल है और बैंक उस पर हर महीने इंटरेस्ट इनकम बुक करता है। लेकिन जो लोन लेते हैं लोग उनके लिए पेएबल है, उन्हें बैंक को वो लोन वापस करना है और इस पर वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी पे करते हैं। तो अगर हम बात करें अक्टूबर 1 की, तो ले ब्रांड कंपनी ने अपने पास क्या रिकॉर्ड किया होगा, कहा कैश हमें मिला, तो कैश हो गया डेबिट। लोन लिया है तो 1,00,000 रुपये इसको मिले हैं, डेबिट। और क्रेडिट क्या करेगा, वो लोन पेएबल जो कि है 1,00,000 रुपये से, ठीक है। अब ईयर एंड पे आके इसको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। अमाउंट सेम रहेगा, रूल सेम है कि 1,00,000 पे 14% लगा 3 महीने का। रिकॉर्ड क्या करेगा, इसके लिए ये इनकम नहीं है क्योंकि इसको तो देने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए बन गया इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,500 से। और ये इसने अभी एक्सपेंस पे नहीं किया है, पे कब करेगा आके 38 सितंबर पे। तो अब ये क्या रिकॉर्ड करेगा, जो पे नहीं हुआ वो पेएबल, तो इंटरेस्ट पेएबल 3,500 से, ठीक है। अब आई डेट 30 सितंबर, जिस दिन इसको पैसे देने हैं। यहाँ जो रिकॉर्ड हुआ है ये रिकॉर्ड हुआ है 3 मंथ का और 9 मंथ्स का इधर हम रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे कंबाइंड एंट्री बना रहा हूँ, यहाँ पे सेपरेट समझाई थी। कंबाइंड एंट्री क्या है, इसको लास्ट डेट पे आके कितने रुपए देने, 1,00,000 प्लस 14,000। मैंने कहा इसके पास से पैसे गए, कैश क्रेडिट 1,14,000। अब डेबिट क्या क्या होगा, एक ये पेएबल हो गया, लोन पेएबल 1,00,000 रुपये से, ठीक है। दूसरा डेबिट हो गया ये इंटरेस्ट पेएबल 3 महीने वाला 3,500 से। चौथा, हम इनका डिफरेंस लेकर भी एक पेएबल बना सकते हैं जो कि आएगा 10,500 से। और अगर हम इसको निकालना चाहें कैलकुलेशन के ज़रिए तो वो उसका तरीक़ेकार भी ये है कि 1,00,000 पर 14% हमने इंटरेस्ट लगाया और ये इंटरेस्ट 3 महीने का यहाँ आ चुका था, तो 12 माइनस 3 कितने महीने रहेगा, 9 महीने, तो 9/12, तो 10,500 यहाँ हमने सॉल्व भी किया था, ठीक है। तो ये जो एंट्री बनी है ये आप अलग अलग पेज पे करना ताकि आपको समझ में आए। पहले जो कूपर कंपनी है ये लोन दे रही है, तो ये हमारी लोन देने वाली कंपनी है। इसका मतलब ये हो गया कि इसने पैसे दिए हैं तो ये अपने पास रिकॉर्ड क्या करेगा, रिसीवेबल, कि मुझे कल उससे पैसे वापस लेने।
और जो ले ब्रांड कंपनी है इसको पैसे मिले हैं, आप इसको समझ लो ये बैंक है और ये है कस्टमर या आप हो, ठीक है। तो आपने बैंक से लोन लिया तो आपको बैंक को लोन देना है, तो आपके लिए पेबल है। फिर जो आप हर महीने इंटरेस्ट दे रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस है, आपको पेमेंट करनी पड़ रही है। तो ये इस तरह से है।